अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। सही है, यस्टरडे हमने स्टडी किया था प्रोटोगोनजीज। उससे पहले हमने न्यूप्लेशिया चैप्टर ये स्टार्ट किया है, चैप्टर 3 नंबर फ्रॉम द पथोमा। सो हमने न्यूप्लेशिया स्टडी कर ली है, उसकी डेफिनेशन स्टडी कर ली, ठीक है। उसकी जो हमने फीचर स्टडी कर ली, उसके काज स्टडी कर लिया, ठीक है। यस्टरडे हमने स्टडी किया प्रोटोगोनजीज। आज हम स्टडी करेंगे हमारे वेरी इंपॉर्टेंट, उनका नाम है ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। अब ट्यूमर सप्रेसर जीन्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी में, दो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स का जिनको आपको नाम पता होने चाहिए, ठीक है। नंबर 1 है P53 और सेकंड है RB, ठीक है, रेटिनोब्लास्टोमा जीन। सो सिंपली आपको ये पता होनी चाहिए। फर्स्ट कर लें कि जो हमारी सेल है वो एक किस्म की गाड़ी है, ठीक है। ये गाड़ी है हमारे सेल, ठीक है। इसमें एक ब्रेक है और रेस है, ठीक है। रेस और ब्रेक, और ये जागते रही है सेल डिवीजन के लिए ये गाड़ी, ठीक है। और इस सेल डिवीजन में जो गाड़ी को प्रमोट करेगी चीज़, जो हेल्प करेगी, ठीक है, वो रेस होगी। तो रेस हमारी क्या चीज़ है? प्रोटोऑन्कोजीन्स, ठीक है, प्रोटोऑन्कोजीन्स, ठीक है। और ये जो ब्रेक है हमारी, जो रोकेगी सेल को डिवीजन से, जो नॉर्मली प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में, ठीक है, उसका नाम है ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, ठीक है। सो कैंसर सेल क्या करता है? म्यूटेशन करता है, प्रोटोन को जीन्स में उनको कन्वर्ट कर देता है उनको जीन्स में, ठीक है। और ये जो रेस है उसको पक्का रेस पे दबा देगा, ठीक है, हमेशा के लिए रेस दे देगा, ठीक है, गाड़ी को, ताकि सेल डिवीजन होती रहे होती रहे होती रहे, उसको रोकने वाला कोई बंदा ना। और जो ब्रेक हमारी ट्यूमर सप्रेसर जो जीन्स में म्यूटेशन इस तरह करेगा, इस तरह म्यूटेशन करेगा, एक जो ब्रेक है ना, ये ब्रेक को ख़त्म कर देगा, ठीक है, ताकि जो चीज़ रोकने वाली है सेल को डिवीजन से, उसको भी रोक ले, ठीक है। ये तो सिंपल सी कहानी है, इसमें कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं P53 की तरफ। हमारी जो 2 एग्जांपल्स हैं, 1 बाय 1 हम इनको स्टडी करते हैं। सो फर्स्ट है हमारा P53। फर्स्ट वन इज़ P53। नंबर 1 इज़ P53। अब P53 के मतलब आपको ये पता होना चाहिए, इसे हम गार्डियन ऑफ द जीनोम भी बोलते हैं, इसका अदर नाम है गार्डियन ऑफ द जीनोम, गार्डियन ऑफ द जीनोम। सो P53 का नॉर्मली काम क्या होता है कि जब हमारा सेल, ये वाला तो आपको सिंपल कहानी पता ही होगी, M1 G1 फेस, ये है S फेस और G2 फेस। कोई भी सेल जब डिवाइड होता है वो M फेस से G1 फेस में जाता है, फिर S फेस में जाता है, फिर G2 में, फिर M फेस में, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि ये जो G1 से S फेस के दरमियान का जो पैच है, ठीक है, इसमें हमारा जो चौकीदार बैठा होता है उसका नाम है P53, ठीक है। ये चेकिंग सिस्टम है, जो भी सेल G1 से S फेस में जाएगा उसकी जो टोटल चेकिंग है वो हमारा P53 करेगा, उसके DNA की टेस्टिंग करेगा, ठीक है। सो अगर तो सेल है डैमेज, इसको रोकता किसके थ्रू है ये आपको पता होना चाहिए, P21 के थ्रू, G1 से S फेस के दरमियान रोकेगा। सो अगर तो सेल डैमेज है, ठीक है, इसकी पहली कोशिश ये होगी कि चलो ये रहा, अगर इसका डैमेज है तो इसका डैमेज ठीक होना चाहिए, वो कॉल करेगा DNA रिपेयर जीन्स को, ठीक है। ये हमारे DNA रिपेयर जीन्स, वो आएंगे और G1 से S फेस के दरमियान जो सेल मौजूद है, ठीक है, उसकी जो DNA की उसकी रिपेयरमेंट करवा देंगे, ठीक है। सो अगर तो वो रिपेयर हो जाता है तो सेल की जो डिवीजन है वो कंटिन्यू हो रहेगी, ठीक है, और G1 से S फेस में चला जाएगा और उसका सेल साइकिल कंटिन्यू हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड, अगर ये DNA रिपेयर जीन से काम नहीं होता, मीन्स डिफेक्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, फिर क्या होगा, जो P53 है, ठीक है, ये इंक्रीज़ करवा देगा बैक और बैक्स, ठीक है। और ये बैक और बैक्स जब इंक्रीज़ होते हैं, ये क्या करते हैं, ये हमारा सेल है, ठीक है, सेल, और इसके अंदर है माइटोकॉन्ड्रिया, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और इस पे छोटे छोटे दरवाजे मौजूद हैं, ये दरवाजे समझ लें, ठीक है, छोटे छोटे दरवाजे, ठीक है। इन पे क्या चीज़ बैठी हुई है, इस पे बैठे हुए BCL2, इधर भी BCL2 बैठा हुआ है, इधर भी BCL2। और ये BCL2 ने रोक के किस चीज़ को रखा हुआ है, इसका नाम है साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम C। इसको बंद करके रखा हुआ है किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। और जब ये बैक और बैक्स इंक्रीज़ होते हैं बॉडी में, ठीक है, ये BCL2 को साइड पे करवाते हैं, ये BCL2 की क्या करते हैं, छुट्टी करवाते हैं, ठीक है। अब जब BCL2 की छुट्टी हो जाएगी, ठीक है, ये हमारा BCL2 है, इसकी छुट्टी होगी, ठीक है,
BCl की 2 की छुट्टी होगी तो क्या होगा, जो साइटोक्रोम C वो सेल से बाहर निकल आएगा, ठीक है। और जब हमारा साइटोक्रोम C सेल से बाहर निकलता है तो ये क्या करता है, साइटोक्रोम C जब सेल से बाहर निकलेगा ये एक्टिवेट करेगा कैस्पेजीज को, ठीक है। और कैस्पेजीज आगे क्या करेंगे, अपोप्टोसिस। ये ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि इनिशिएटर कैस्पेजीज होते हैं और एक्सिक्यूशन कैस्पेजीज होते हैं और उनकी एंडोन्यूक्लियस जो प्रोटीज जो जाके हमारी अपोप्टोसिस करवाएंगे। इतनी लंबी कहानी में नहीं जाऊंगा, सिंपली आपको बस ये पता होना चाहिए कि जो P53 है अगर DNA की म्यूटेशन रिपेयर नहीं होती, ठीक है, तो बैक और बैक्स का एक्सप्रेशन ज़्यादा करवाएंगे सेल के अंदर, जिसकी वजह से जो साइटोक्रोम C है वो बाहर निकल आएगा BCl2 को साइड में करवा के, ठीक है। और जब साइटोक्रोम C माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर निकलेगा ये कैस्पेसीज एक्टिवेट करेगा और कैस्पेसीज क्या करेंगे, आगे अपोप्टोसिस काज करेंगे, ठीक है। ये सिंपल सी बात है जो आपको पता होनी चाहिए P53 के मतलब, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट हाइपोथेसिस है जो आपको पता होनी चाहिए, ये कंसेप्ट बार बार होगा, ठीक है, रिपीट होगा, सो आपको ये कहानी पता होनी चाहिए। एक हाइपोथेसिस है, उसका नाम है नड्सन टू हिट हाइपोथेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। ये हाइपोथेसिस क्या बोलती है, आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ये गाड़ी समझ लें, ठीक है, ये वही सेल साइकिल वाली गाड़ी है, सेल साइकिल वाली, ठीक है। इस गाड़ी की 2 ब्रेकें हैं, ये 2 ब्रेक रेसिस हैं, ठीक है, और इसी की दो ही ब्रेकें हैं इसकी, ठीक है, 1 2 1 2, ठीक है। ये रेसिस है हमारी, ये हमारी ब्रेक्स है, ठीक है। ये आपको हर बंदे को पता होगा, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि जितने भी हमारी बॉडी में जीन होते हैं, हर जीन के 2 अलील्स होते हैं, ठीक है, A और A। हर जीन का क्या होता है, 2 अलील्स होते हैं इन बॉडी, ठीक है। ये नड्सन टू हिट हाइपोथेसिस ये बोलती है कि अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन्स के थ्रू म्यूटेशन होनी है, मतलब कि अगर आप म्यूटेशन मतलब कि अगर कैंसर को ट्यूमर सप्रेसर जीन्स के थ्रू कैंसर होना है, ठीक है, ये जो दोनों के दोनों अलील्स हैं, ये दोनों के दोनों अलील अगर डैमेज होंगे तो म्यूटेशन होगी, मींस कैंसर काज होगा। दोनों के दोनों म्यूटेट होंगे फिर हमारा होगा कैंसर, ठीक है, फिर हमारा कैंसर काज होगा, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड ये जो थ्योरी है ये हमारी प्रोटोओन्कोजीज पे अप्लाई नहीं होती, प्रोटोओन्कोजीज पे, ठीक है। ये प्रोटोओन्कोजीज के 2 अलील्स हैं जीन के, ठीक है। अगर इनमें से एक भी डैमेज हो गया हमारा अलील, वेदर ए हो या वेदर छोटा ए हो बड़ा ए हो, कोई भी अलील डैमेज हो जाए, हमारा क्या हो जाता है, कैंसर काज हो जाता है, ठीक है। सो सिंपली आपको पता क्या होना चाहिए, ये हमारी गाड़ी है, ठीक है, जिसका नाम जो सेल साइकिल के लिए गाड़ी, ठीक है। अगर इसको कैंसर की तरफ लेकर जाना है, ठीक है, या तो इसकी एक भी रेस, ओनली वन, एनी रेस कोई भी रेस, बेशक वेदर 1 हो वेदर 2, इनमें से कोई भी एक भी रेस डैमेज हो जाएगी तो हमारा क्या होगा, कैंसर में चला जाएगा सर, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर ब्रेक्स के थ्रू म्यूटेशन, मतलब कि ब्रेक्स के थ्रू अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन में म्यूटेशन के थ्रू अगर सेल कैंसर में जाना चाहते हैं कि जो दोनों की दोनों ब्रेकें हमारी 1 और 2, ये दोनों को दोनों ब्रेकें डैमेज होंगी तो हमारा सेल किधर जाएगा, म्यूटेशन कैंसर की तरफ जाएगा, ठीक है। ये सिंपल बात थी जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये होगी हमारी नड्सन टू हिट हाइपोथेसिस। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, ठीक है, जो P53 के रिलेटेड है, ठीक है। P53 म्यूटेशन हम इसलिए पढ़ रहे हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कैंसर देखें पूरी दुनिया में, ठीक है, उनमें से जो 50% है, मोर देन 50% ऑफ दी जो कैंसर है उनमें जो काज होती है वो P53 होती है, ठीक है। सो इसके मतलब आपको सही तरह पता होनी चाहिए। एक डिजीज़ है वेरी इंपॉर्टेंट जिसका नाम है ली फ्रोमेनी सिंड्रोम, ठीक है। इसमें ये होता है कि जो बच्चा पैदा होता है, वन बेबी बोर्न, इसका एक अलील, 1 अलील ऑलरेडी म्यूटेटेड, सही है। इसमें क्या बता रहा है कि जो बेबी पैदा हुआ है ये इसके 2 अलील्स हैं, ठीक है, P53 के, P53
अल्फा अल्फा, ठीक है। इसका जो एक लील है जब वो पैदा होने से पहले ही डैमेज था, मतलब कि उसके जो एम्ब्रियोजेंसिस में डिफेक्ट की वजह से एक लील डैमेज हो गया, पीछे रहेगा हमारा एक लील। एक ये लील जो जब ये बच्चा यंग एज में जाएगा, ठीक है, यंग एज में किसी की वजह से, केमिकल कार्सिनोजेंस की वजह से, ठीक है, वायरसेस की वजह से जो हमने यस्टरडे स्टडी की है, मे बी आयोनाइजिंग रेडिएशन की वजह से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से, ये जो हमारा दूसरा लील है ये भी डैमेज हो जाएगा, ठीक है। और इस पेशेंट में हमें फिर मल्टीपल कैंसर देखने को मिलेंगे, ठीक है, वेरी डेंजरस, ठीक है। इस पेशेंट में हमें सार्कोमास देखने को मिलेंगे, ठीक है, मे बी कार्सिनोमास, ठीक है, एट द वेरी यंग एज, ठीक है। सो ली फरमानी सिंड्रोम आपको पता होना चाहिए कि जो बच्चा होगा ये बचपन से एक लील इसका डैमेज हो जाएगा, ठीक है। सो एक लील उसका रह जाएगा जो कि जवानी में किसी भी वक्त डैमेज हो सकता है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ जो है हमारा आरबी जीन। आरबी जीन, ये इसका नाम है रेटिनोब्लास्टोमा जीन। ये जो आई के कैंसर है, आई की जो कैंसर है जिसको हम बोलते हैं रेटिनोब्लास्टोमा, ठीक है, रेटिनोब्लास्टोमा उसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर इसमें डिफेक्ट होगा तो हमारा क्या चीज़ होगी, रेटिनोब्लास्टोमा होगा। अच्छा, आरबी जीन मतलब आपको ये पता होना चाहिए जो रेटिनोब्लास्टोमा है, जब हमारा सेल G1-S फेस, इस G1-S फेस के दरमियान ये भी जो एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्ट करता है, ठीक है। ये जो एस फेस है, हमारी जो एस फेस है, स्टॉप्स एस फेस, ठीक है, सेल को एस फेस में पकड़ लेता है, ठीक है, थ्रू आरबी जीन, ठीक है। होता क्या है कि आपको मुकम्मल कहानी बताता हूँ कि प्रोसेस पूरा क्या है, ठीक है, तो आपको आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। होता इस तरह है कि फ़र्ज़ करें ये है आपका सेल जो G1 और S और G2 के दरमियान, ठीक है, इसको जो प्रमोट करने वाली चीज़ है उसका नाम है एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, उसका नाम है E2F, ठीक है, E2F ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर। इसका काम क्या है, ये हेल्प करता है सेल को G1 से S फेस के दरमियान जाने के लिए, सिक्योरिटी गार्ड है, ठीक है, ये किस्म का चेक पॉइंट समझ रहे हैं आप, ठीक है। इस सेल को G1 और S फेस के दरमियान पकड़ के रखते हैं, ठीक है। और इसको जो चीज़ ने पकड़ के रखा हुआ है E2F को, उसका नाम क्या है, उसका नाम है रेटिनोब्लास्टोमा, ठीक है। मीन्स ये जो रेटिनोब्लास्टोमा है ये E2F को पकड़ के रखता है। सो जो हमारा सेल है वो G1 से S फेस के दरमियान नहीं जाता, मतलब कि आगे प्रमोट नहीं होता, ठीक है। अगर आरबी जीन हमारा साइड भी हो जाए, ठीक है, मीन्स ये जो हमारा ये जो इनहिबिशन है ख़त्म हो जाए, साइड पे हो जाए, तो ये E2F क्या करेगा, ये प्रमोट करेगा सेल को, बहुत ज़्यादा प्रमोट करेगा, किसकी तरफ, डिवीजन की तरफ, सही है। सो जब भी हमारी बॉडी में नॉर्मली क्या होता है कि जो E2F है इसको पकड़ के रखा होता है आरबी जीन ने, ठीक है। लेकिन जब हमारी बॉडी में कोई सेल इज़ रेडी टू डिवाइड, व्हेन एवर सेल इज़ रेडी टू डिवाइड, ठीक है, हमारी सेल एक्टिवेट करता है साइक्लिन डी, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 4, इसे इस तरह लिखते हैं CD+CD K4, ये हमारी बॉडी रिलीज़ करती है। और इनका काम क्या है, ये जो आरबी जीन है इसको साइड पे करवा देता है, ठीक है। इनका काम क्या है, आरबी जीन को फॉस्फोराइलेट करना, मीन साइड पे करना, ठीक है। सो साइक्लिन डिपेंडेंट CD K4 ये क्या करते हैं, ये पकड़ के रखते हैं आरबी जीन को, ठीक है। और जब आरबी जीन को पकड़ लेते हैं ये, ठीक है, जो E2F है ये रिलीज़ होता है, ठीक है, और ये क्या करता है G1-S फेस में सेल को ले जाता है, ठीक है। सिंपल कहानी ये। अब होता क्या है पेशेंट्स में, कुछ पेशेंट्स में जो आरबी जीन है ये डिफेक्टिव हो जाता है, ठीक है। इसमें सिंपल सी बात है, अगर आरबी जीन ही डिफेक्टिव हो गया, ये किस्म की हमारी ब्रेक थी, ठीक है, हमारी ब्रेक ही डिफेक्टिव होगी तो ये क्या E2F रिलीज़ हो जाएगा, तो ये क्या करेगा सेल को G1 से S फेस में ले जाएगा, ठीक है। अगर सेल में म्यूटेशन है जो भी है, ठीक है, वो सेल रुकेगा नहीं, उसमें म्यूटेशन होने के बावजूद वो किस में चला जाएगा, सेल डिवीजन में, और लीड करेगा कैंसर की तरफ, ठीक है। सो सिंपल कहानी ये थी, ठीक है। अब हम आते हैं अपने अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये है कि फ़र्ज़ करें
हमारे पास 2 पेशेंट्स हैं, ठीक है, 1 पेशेंट, सेकंड पेशेंट, ठीक है, पेशेंट नंबर 1, पेशेंट नंबर 2, ये इनके आरबी जीन के एलील्स हैं, आरबी जीन के एलील्स, ये भी आरबी जीन के एलील्स हैं, अल्फ़ा अल्फ़ा। आपको ही पता है 2 तरह की कंडीशन हो सकती है, ठीक है। जो पर्सन नंबर 1 है ना, इसका मसला ये कि जब ये पैदा हुआ था ना, इसका एक जीन ऑलरेडी डिफेक्टिव था, ठीक है, बचपन से, ठीक है। और जो पर्सन नंबर 2 है ना, ये बचपन से इसके दोनों एलील ठीक थे, ठीक है। इस पेशेंट का क्या हुआ, ये बचपन से पेशेंट नंबर 1 का जो एक एलील था वो बचपन से डैमेज था, और दूसरा एलील जब ये यंग एज में पहुंचा किसी वजह से, केमिकल कार्सिनोजन की वजह से, किसी भी वजह से, इसका जो सेकंड जो है एलील वो भी डैमेज हो जाएगा। इसमें जो रेटिनोब्लास्टोमा होगा, ब्लास्टोमा वो डिफरेंट होगा, और इसमें जो दूसरे वाला है होगा, दोनों में रेटिनोब्लास्टोमा, इसमें भी रेटिनोब्लास्टोमा होगा, ठीक है, लेकिन दोनों में डिफरेंट होगा, ठीक है, दोनों में डिफरेंट होगा। इधर लिखा गया है कि जिस बंदे में दोनों हीट्स आफ्टर दी बर्थ होंगी, ठीक है, उनमें जो रेटिनोब्लास्टोमा होगा वो होगा यूनिलेटरल, मीन्स एक आंख में, यूनिलेटरल 1 आई, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, ऐसा पेशेंट जिसका एक जो अलील था वो बचपन से डैमेज था, ठीक है, और जो दूसरा अलील है वो जाके जवानी में डैमेज हुआ, ठीक है, उसमें जो रेटिनोब्लास्टोमा होगा बाईलेटरल होगा, मीन्स दोनों आंखों में होगा, ठीक है, बाईलेटरल, ठीक है, बाईलेटरल ट्यूमर होगा, ठीक है, ठीक है। ये कहानी आपको समझ आ गई कि ऐसा पेशेंट जिसका एक जीन बचपन से डैमेज होगा, ठीक है, उसमें जो अगर सेकंड म्यूटेशन एक यंग एज में जाके होगी, उसमें जो रेटिनोब्लास्टोमा होगा वो बाईलेटरल होगा। ऑन दी अदर हैंड जिसके दोनों लीड्स जवानी में डैमेज हो जाएंगे, उसमें यूनिलेटरल होगा, ठीक है। ये डिफ्रेंशिएशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। सो ये जो 1 हिट वाले इनमें ऑस्टियोसार्कोमा का मैंने। सो अब हम आते हैं अपने फाइनल समरी की तरफ। हमारा टॉपिक कंप्लीट, डेट्स ऑल अबाउट दी ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, ठीक है। अब हम आते हैं अपने शार्ट समरी की तरफ, ठीक है। शार्टली हम अपनी समरी डिस्कस करते हैं जो आज हमने पढ़ा, ठीक है। सिंपल आपको पता होना चाहिए P53 और RB 2 हमारे ट्यूमर सप्रेसर जीन्स हैं, ठीक है। ये क्या करता है, स्टॉप्स दी डैमेज सेल, ठीक है। और RB जीन का काम करता है, ये कंट्रोल करता है G1 to S फेज के दरमियान, ठीक है। एक किस्म का चेक पॉइंट समझ लें इसको, ठीक है, चेक पॉइंट है, ठीक है। अगर दोनों में क्या होगा, 2 हिट, नटसन 2 हिट रूल अप्लाई जब होगा, मीन्स के दोनों एलील डैमेज हो जाएंगे, दोनों के दोनों एलील जब डैमेज हो जाएंगे तो क्या होगा, म्यूटेशन होगी, ठीक है, दोनों में, ठीक है। म्यूटेशन से क्या होगा, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होगी। जब अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होगी हमारी तो क्या होगा, उसके बाद हमारा होगा कैंसर, ठीक है। फाइनल हमारा रिजल्ट क्या होगा, कैंसर, ठीक है। सो रिमेंबर, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स is like the brakes of the cell. So if you lose both brakes, so the car crashes into the cancer. So finally, thanks for watching this video. If you like this simple explanation, give a thumbs up, share with your batchmates and subscribe for more medical concepts in easy language. So up to the next video, Allah Hafiz.